Hello, welcome to Let's Learn How to Learn. My name is Harshit Saini and today we are started our first lecture on the lecture series of Abstract Algebra. Okay, Abstract Algebra को पूरा कंप्लीट पढ़ने के लिए हमें ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी को कम्प्लीटली पढ़ना होगा. बेसिकली मतलब ये है कि अगर हमें ये पढ़ना है तो इन दोनों को कंप्लीट करना होगा. ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा दो पार्ट में डिवाइडेड कर दी गई है, ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी में. ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे, देन हम रिंग थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि रिंग थ्योरी पढ़ने के लिए हमें पूरी कंप्लीट ग्रुप थ्योरी और ऑलमोस्ट काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए. ठीक है, बेसिक टोटल चीज़ें जितनी भी है हमारी ग्रुप थ्योरी. तो ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैंने जितने भी चैप्टर्स हैं ग्रुप थ्योरी के अंदर, जो टॉपिक्स हैं ग्रुप थ्योरी के अंदर जो हम कवर करेंगे, वो मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दिए हैं कि इस शेड्यूल में हम करेंगे. और जब हमारा शेड्यूल करने का जो अच्छी बात है वो ये है कि हमारे सब चीज़ें याद रहेंगी. ओके, कि हाँ इसके बाद ये टॉपिक है, इसके बाद ये टॉपिक है, इसके बाद ये टॉपिक है, तो एक तो कनेक्टिविटी मेंटेन रहेगी हमारी. दूसरा, हमें ये जो पूरा जब हमारा पूरे के पूरे 14 चैप्टर्स लाइन बाय लाइन माइंड में रिकॉल होंगे, तो हमारा रिकॉल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा. ओके, सो द फर्स्ट चैप्टर इज प्रिलिमिनरीज. ओके, इसके अंदर सेट थ्योरी है. ठीक है, बेसिक सेट थ्योरी जो हमारे पास यहाँ पर है, फिर ऑपरेशंस आ जाएंगे और कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाएगा. ठीक है, रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन. और फिर कुछ नंबर थ्योरी की प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. तो प्रिलिमिनरीज बेसिकली इसमें ही पढ़ेंगे हम. देन बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा सेकंड. थर्ड वन इज़ ग्रुप्स एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज़. यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन जो होगी ग्रुप की वो इंट्रोड्यूस होगी, और उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रुप की वो हम यहाँ पर लिखेंगे और समझेंगे, पढ़ेंगे. देन फोर्थ चैप्टर इज़ सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे. इसमें काफ़ी डेफिनेशन होगी सब ग्रुप्स की, एग्जाम्पल्स होंगे और काफ़ी सारी चीज़ें होंगी. ठीक है, बेसिकली इसको बोल देते हैं ग्रुप्स विद इन ग्रुप. मतलब हम ग्रुप के अंदर ग्रुप्स ढूंढ रहे हैं. ओके, उसके सब स्ट्रक्चर्स ढूंढ रहे हैं जो ग्रुप बन जाएंगे. ठीक है, सिमेट्री ग्रुप, SN, AN और DN, ये नोटेशंस कुछ को फैमिलियर होंगी, कुछ को नहीं होंगी, बट मैं बताऊंगा, सब चीज़ें बताऊंगा. ये जस्ट नोटेशंस हैं जो अडॉप्ट की गई हैं. ठीक है, और कुछ नहीं है. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है. मतलब हमने ग्रुप पढ़ लिए, सब ग्रुप्स पढ़ लिए, देन उसके बाद हमारे पास ना सब ऐसे स्टार्ट हो जाएंगे कि एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो बेसिकली पहला जो फर्स्ट हमारा स्टार्ट हुआ सिमेट्री ग्रुप, इसके बारे में पूरा वास्ट हम पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है. ग्रुप जनरेशन एंड डायरेक्ट प्रोडक्ट, सम इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर. ओके, देन कॉन्जुगेसी ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, देन कॉन्जुगेसी ऑफ सब ग्रुप्स, यहाँ पर नॉर्मल सब ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा. देन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन टू होमोमॉर्फिज्म. यहाँ पर हम डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म एंड उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे उसके. ठीक है, देन हमारा होमोमॉर्फिज्म जिसके अंदर आइसोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है, और ऑटोमॉर्फिज्म और काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म और काफ़ी सारी मतलब जो थ्योरम्स होंगी होमोमॉर्फिज्म पर, वो भी हम यहाँ पर करेंगे. जैसे फर्स्ट थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म है. ठीक है, ये सब चीज़ें. ओके, देन 12 चैप्टर है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट एंड फाइनाइट अबेलियन ग्रुप. ठीक है, तो 12 चैप्टर में हमारे पास यहाँ पर ये होगा. देन 13 है साइलो पैकेज, दैट इज सम इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप. साइलो पैकेज के अंदर साइलो फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम, थर्ड थ्योरम, और साइलो है क्या, साइलो ग्रुप्स कौन से क्या होते हैं, पी ग्रुप्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में वो यहीं पर आएगा, टोटल A to Z चीज़ें. ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास 4 चैप्टर है, ये ऑप्शनल है, कर भी सकते हो नहीं भी, लेकिन हम पढ़ाएंगे. ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप एक्शन, मतलब कैसे एक ग्रुप हमारा किसी सेट पर, डिफरेंट सेट पर कैसे एक्ट करता है. ओके, सो उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डू. आवर फर्स्ट चैप्टर प्रिलिमिनरीज. ओके, प्रिलिमिनरीज. ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास यहाँ पर, जो सब टॉपिक है इसका, सेट, एंड इट्स प्रॉपर्टीज, रिलेशन
and their properties then third one is congruence relation on Z। ये जस्ट नोटेशन है हमारे पास यहाँ पर, ये जो Z बनाया गया है ये एक नोटेशन है, ये जो Z है ये हमारी नोटेशन है टू रिप्रेजेंट सेट ऑफ इंटीजर्स। ये हम आगे बताएंगे, ठीक है। और देन फोर्थ चैप्टर जो होगा हमारे पास यहाँ पर फंक्शंस आ जाएंगे। फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। Some important theorem and results from number theory। Some important results, some important theorems and results from नंबर थ्योरी। ठीक है, ये हमें पढ़ना है जो प्रिलिमिनरीज है हमारे पास यहाँ पर, उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर सेट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, रिलेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन ऑन जेड, फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज, सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स जो हमारी नंबर थ्योरी से आएंगे बेसिकली, और रिजल्ट्स फ्रॉम नंबर थ्योरी। ओके, मतलब कुछ थ्योरम्स हैं और कुछ रिजल्ट्स हैं जो डायरेक्ट यूज होंगे नंबर थ्योरी से। ओके, सो अपना फर्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये नोट कर लेना। ओके, सो जो हमारे पास यहाँ पर सेट है, ये हमारा टॉपिक है सेट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली हम पहले हम स्टार्ट करते हैं सेट की जो डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ पर, हम उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो सेट की डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ पर हम उससे स्टार्ट करेंगे। और बेसिकली जो डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ पर नोट करते रहना साथ साथ, डेफिनेशन ऑफ सेट। ठीक है, अ कलेक्शन of well-defined, a collection of well-defined distinct objects, a collection of well-defined distinct object is called set, is called set। सो अब इस डेफिनेशन में बेसिकली जो डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ सेट की, ये ऐसा नहीं है कि यही एक एब्सोल्यूट डेफिनेशन है, ये एक एक्सेप्टेड डेफिनेशन है। ओके, लेकिन ये आपकी सारी चीज़ें फुलफिल कर देगी। ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक सेट की, उन सभी को ये फुलफिल करेगी। ठीक है, लेकिन अब जो उसके अंदर टर्म्स आई हैं उसको एक बार देख लेते हैं। ये जो टर्म है वेल डिफाइंड, ठीक है, फिर आई है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और ये कलेक्शन भी, कलेक्शन तो आपको पता ही है। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, ये जो वेल डिफाइंड वर्ड है यहाँ पर, ठीक है, इसका मतलब क्या है।
बाय वेल डिफाइंड we mean by well defined we mean there is no ambiguity, there is no ambiguity regarding inclusion or exclusion of any ऑब्जेक्ट। मतलब एम्बिग्यूटी का मतलब बेसिकली जो ये एम्बिग्यूटी है ना, इसका मतलब है यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो क्या कह रहा है, सेट क्या कहता, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ओके, कलेक्शन पता लग गया हमें कि कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं, कुछ और हमने कुछ थिंग्स इकट्ठी करी, ठीक है, उनको एक जगह रख दिया, एक कलेक्शन तैयार कर लिया, फ्लावर्स का कलेक्शन हो गया हमारे पास, डिफरेंट फ्लावर्स का कलेक्शन ले लिया हमने, ठीक है, रोज़ हो गया, हमारे पास यहाँ पर लोटस हो गया, ठीक है, मैरीगोल्ड हो गया, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर कुछ पेंसिल्स हैं, पेंसिल्स भी HB की आ रही है, कोई क्या नाम है उसका 2B है, कोई 3B है, ठीक है, ऐसे ऐसे पेंसिल आ रही हैं। तो डिफरेंट कलेक्शंस को इकट्ठा, मतलब हम कुछ डिफरेंट चीज़ों को इकट्ठा करें और उनको एक साथ रख दें तो दैट विल बी ए कलेक्शन। लेकिन उस कलेक्शन का वेल डिफाइन होने का मतलब क्या है कि बाय वेल डिफाइन वी मीन देयर इज नो कंफ्यूजन या एम्बिग्यूटी, ठीक है, रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब एक सपोज करो ये कलेक्शन है आपका, ठीक है, अब इस कलेक्शन के अंदर मैंने ये मान लिया ये कोई चीज़ है, ठीक है, अभी मैं नोटेशन नहीं ले रहा हूँ, बस खाली मैं बोल रहा हूँ ये कोई चीज़ है, ये जो चीज़ है ये इसके अंदर जाएगी या इसके अंदर नहीं जाएगी। ओके, मतलब ये इस कलेक्शन के अंदर जाएगी या नहीं जाएगी, इसके बारे में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि ये जो ऑब्जेक्ट है, बेसिकली ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, ये या तो इसके अंदर जाएगा या इसके अंदर ये नहीं जाएगा, इसके बारे में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक ही चीज़ होगी, या तो जाएगा या फिर नहीं जाएगा, ठीक है। सो ये होता है वेल डिफाइंड का मतलब, कि उस सेट को वेल डिफाइंड आप कब बोलोगे। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि डिस्टिंक्ट जो वर्ड है वो पर्पसली लिया गया है, ठीक है, जिससे हमारी सेट की यूनिकनेस बनी रहे। ओके, सो ये हमारी है सेट की डेफिनेशन, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। एंड कलेक्शन आपको बता दिया मैंने क्या होता है, वेल डिफाइंड मतलब समझा दिया यहाँ पर क्या होता है, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्यों लिया गया ये आपको बता दिया क्या होता है। ओके, अब हम इसकी नोटेशन पढ़ते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नोटेशन क्या होगी सेट की, ठीक है, और स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, और फिर दो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे इसकी। ओके, एक चीज़ और लिख लेना नोट में, सेकंड पॉइंट था ये नोट का हमारे पास यहाँ पर, डिस्टिंक्ट ठीक है, द वर्ड distinct is used for making collection unique, ठीक है। थर्ड वन इज जनरली sets are denoted by capital letters, ठीक है, जो हमारे अल्फाबेट होते हैं ना, ठीक है, दैट इज, या कहूँ नेमली ए हो गया, बी हो गया, एस हो गया,
टी हो गया। ये होंगे हमारे सेट की रिप्रेजेंटेशन, मतलब हम सेट को नोटेशन से, किस नोटेशन से नोट करेंगे, तो जनरली हमारा इससे नोट करते हैं, अदरवाइज आप नोटेशन कोई भी ले सकते हो, लेकिन इन जनरल हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। एंड जो उनके एलिमेंट्स हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंड ऑब्जेक्ट collected by the sets are called object collected by the sets are called elements, are called elements। उनको हम क्या कहेंगे, objects collected by the sets are called elements and they are denoted by small letters। ये भी हमारे अल्फाबेट, अल्फाबेट, ठीक है। नेमली ये स्मॉल ए हो गया, स्मॉल बी हो गया, स्मॉल सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। सो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब बता दिया, वेल डिफाइन का मतलब बताया था मैंने, कलेक्शन का मतलब बता दिया, वेल डिफाइन का मतलब बता दिया, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्यों लिया गया है, और सेट्स को रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, और उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, और उनको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, वो भी इन जनरल बोल रहा हूँ ये वाली बात में, ठीक है। अदरवाइज ये उल्टी चीज़ भी हो सकती हैं कि हम सेट को सिर्फ एलिमेंट को सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हो, सेट को सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल जो आपको स्टैंडर्ड बुक्स में देखने को मिलेगा वो यही मिलेगा आपको देखने को, ओके। अब स्टार्ट करते हैं जो इसकी नोटेशन है ना सेट की, ठीक है। सेट की नोटेशन को पढ़ लेते हैं। नोटेशन ऑफ सेट, जो नोटेशन है हमारे पास यहाँ पर, इसमें हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर तो हम लिखते हैं टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उधर क्या लिखते हैं हम, रूल्स फॉर द कलेक्शन, ठीक है। कि यहाँ पर टाइप क्या है ऑब्जेक्ट की, और अगर उस ऑब्जेक्ट को इस सेट के अंदर आना है तो उसे रूल कौन सा सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ओके। सो ये है हमारी एक सेट की नोटेशन, ठीक है। और इसे बोलते हैं कोलन, इसे क्या बोलते हैं, ये तो कोलन सिंबल है बस बेसिकली, कोलन, ठीक है। इसे ऐसे पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ एलिमेंट सच दैट रूल्स फॉर द कलेक्शन, ठीक है। तो नोटेशन क्या है, कोलन है, ठीक है, इसको कोलन बोलते हैं। ये याद आपने, मतलब जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा उसको पता होगा, ये सेमी कोलन होता है, ये कोलन होते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हमारी नोटेशन हो गई सेट की। अब हम कुछ जो नोटेशंस है ना सेट्स की वो अडोप्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो फर्दर इस पूरे कोर्स में सेम रहेगी, ठीक है। कुछ नोटेशन फिक्स करी जाएंगी, अडोप्ट की जाएंगी, ठीक है। और ये जो नोटेशंस हैं ये अडोप्ट करने का जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। जैसे टीचर के सेट को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे रेशनल नंबर का सेट है वो Q से रिप्रेजेंट करते हैं, जो रियल नंबर्स हैं वो हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। कई जगह पर जो बुक्स हैं उसमें बोल्ड लेटर से भी लिखा होता है, ठीक है। अब हर बार बोल्ड बनाया जाए इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, हम अपने सिंबल्स जो हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो जो हम सिंबल्स अडॉप्ट करेंगे
वो हमारे पास यहाँ पर क्या आने वाले हैं, ये जो सिंबल है हमारे पास यहाँ पर नेचुरल नंबर का, ठीक है, वी यूज दिस नोटेशन फॉर set of positive integers और नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको बनाना ज़्यादा जल्दी, मतलब जितना ज़्यादा आसान है एज़ कंपेयर टू वो बोल्ड लेटर में बनाना। ओके, देन है हमारे पास यहाँ पर ये वी यूज दिस नोटेशन फॉर द सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, नाउ एन हो गया, जेड हो गया। अब आए रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से। ठीक है, यहाँ पे भी लगाते हैं वी यूज दिस नोटेशन फॉर द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब आया हमारे पास यहाँ पर आर की बारी। ठीक है, वी यूज दिस नोटेशन फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, देन कॉम्प्लेक्स नंबर, we use this notation for the set of complex numbers। ओके, ये तो हुए हमारे पास ही हैं। और जो जो हमारे पास यहाँ पर सिंबल जो अडॉप्ट करेंगे हम, वो है हमारे पास Z स्टार, Q स्टार, R स्टार, C स्टार। ठीक है, these notation are used for non-zero integers, rationals, real numbers, and at last कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सो ये हमारी नोटेशंस हैं। और भी हैं नोटेशंस, अभी हमारी और भी नोटेशंस होंगी हमारी। ठीक है, फिर आती है हमारे पास यहाँ पर, ये आ गई। अब है आर पॉजिटिव, एक साथ लिख देता हूँ, क्यू पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, वी यूज़ दिस, और जेड पॉजिटिव भी बोल सकते हो। वी यूज दिस नोटेशन फॉर पॉजिटिव रेशनल रियल एंड इंटीजर्स। ओके, सो ये हैं
एक एट द एंड एक और लिख लेते हैं नोटेशन, क्यू कॉम्प्लीमेंट, वी यूज दिस नोटेशन फॉर सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर सारी नोटेशंस हैं जो हमने अडोप्ट की हैं खुद से, ठीक है। नेचुरल के लिए ये वाली है, इंटीजर्स के लिए एक्चुअली में ये और जो z पॉजिटिव है वो दोनों सेम ही है, तो कहीं पर ये भी देखने को मिल सकता है आपको और कहीं पर ये भी देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। और z हो गया, q हो गया, r हो गया, c हो गया, ठीक है। q प्लस r प्लस z प्लस और q कॉम्प्लीमेंट। जो कुछ फर्दर नोटेशन है अभी ग्रुप थ्योरी में हमारा से काम चल जाएगा, ठीक है। कुछ जो बाद में नोटेशन आएगी जब हम रिंग थ्योरी की बात करेंगे तो वहाँ पर भी कुछ और नोटेशन हम अडोप्ट करेंगे, ठीक है। वो उस टाइम पर बता दी जाएंगी आपको, ओके। अब हम एक काम करते हैं, अब हम कार्डिनैलिटी की बात करते हैं। एक नई टर्म आ रही है, कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। क्या आ रही है? कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट हमारे पास यहाँ पर क्या कहती है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट डिफाइंस द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, the number of elements in a set defines the cardinality of a set, the cardinality of a set, okay। so जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे हमारे पास उस सेट के अंदर, दैट विल डिफाइंस द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट, ओके। जैसे अगर मैं कहूँ, एग्जांपल लूँगा इसकी, अगर मैं एक रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल लेता हूँ, एक सेट बुल्डर फॉर्म का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 अप टू 10, एक तो ये सेट हो गया हमारा। दूसरा सेट हो गया हमारे पास यहाँ पर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो साइन है इसका मतलब भी बताऊँगा, फिलहाल ये क्या है कि x जो है वो नेचुरल नंबर से आ रहा है, ठीक है, इतना ध्यान रखो बस। और x विल बी लाई बिटवीन, इवन ब्लैक क्या ये हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ये तो हमारे पास यहाँ पर टाइप हो गया और ये रूल हो गया, ठीक है। ये टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया और ये हमारा रूल हो गया कि ये रूल सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर x को इसके अंदर जाना है, किसी नेचुरल नंबर को इस सेट का मेंबर होना है, ठीक है, तो उसको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी फाइनाइट सेट है एज इसके अंदर 10 एलिमेंट है, और ये हमारा भी ये मतलब एक बात हो रहा है कि ये फाइनाइट दिख रहा है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं इसके अंदर। ये भी एक सेट है हमारे पास यहाँ पर जिसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? 1 से एक आएगा सिर्फ एलिमेंट, कौन सा? 1, ठीक है। और भी हो सकते हैं हमारे पास यहाँ पर सेट। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, जैसे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x हमारा लाई कर रहा है -1 से 1 के बीच में, ठीक है। एक ये हमारा सेट है, ठीक है। इसके अंदर हमारे अनकाउंटेबल एलिमेंट है, ठीक है। इसके अंदर हमारे कितने एलिमेंट है? अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हैं, ओके ओके। सो अब हम क्या काम करते हैं, अब यार यहाँ से हमें पता लग रहा है कि यार इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, इसमें भी फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो गए। इसका मतलब कार्डिनैलिटी के बेस पर हम सेट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं कि यार दो क्लास बना सकते हैं, एक फाइनाइट सेट की क्लास, एक इनफाइनाइट सेट की क्लास, ठीक है। तो जो हमारी फाइनाइट सेट की क्लास है उसमें क्या होगा, डेफिनेशन बता देता हूँ पहले, कि अ सेट इज सेड टू बी अ फाइनाइट इफ इट कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट, ठीक है, इफ इट कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके। सो डेफिनेशन लिख लेते हैं उसकी। फाइनाइट सेट यहां पे लिख देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनैलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनैलिटी, ठीक है। हमने क्या काम किया कि कार्डिनैलिटी के बेस पर हमने
इनको दो क्लास में डिवाइड कर लिया। पहला क्या हुआ, फाइनाइट सेट, दूसरा हुआ इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो जो हमारा फाइनाइट सेट है इसकी डेफिनेशन क्या है ये हमने बता दी, अ सेट विद फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, और एग्जाम्पल अबव ए एंड बी। ठीक है, इसके जो ए और बी एग्जाम्पल हैं। ओके, जो इनफाइनाइट सेट है, अ सेट विद infinite number of elements is called an infinite set। एग्जाम्पल जो हमारा सी है। ठीक है, अभी ये तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की ये सिर्फ दो डेफिनेशन आई हैं, लेकिन इनफाइनाइट सेट की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन और पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हमने सिर्फ कार्डिनलिटी को बताई है, एक डेफिनेशन और आएगी आगे चल के। ओके, अब हम सब स्ट्रक्चर जो अब हमने सेट के बारे में पढ़ लिया, सेट की कार्डिनलिटी के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम सेट का जो सब स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज अ सबसेट ऑफ अ सेट। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसेट ऑफ अ सेट। सबसेट ऑफ अ सेट। ठीक है, तो डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे हम, कि किसी भी सेट को, किसी एक सेट को किसी दूसरे सेट का सबसेट कब कहोगे, अ सेट एक्स इज कॉल्ड सबसेट ऑफ अ सेट y of this set y if each element of x is in y। moreover y is called superset of x। y is called superset of x and it is denoted by, हम डिनोट किसे करेंगे, ये जो सबसेट की नोटेशन हमने बोला ना कि ये जो x है ये इस y का सबसेट होगा, ये जो y है ये इस x का सुपरसेट होगा। इसको हम सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो सिंबॉलिकली हमारे लिखने का तरीका लिखना कैसे हुआ, ये x होगा बेसिकली, ये नोटेशन है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो नोटेशन है ये काफ़ी कुछ कहती है। ठीक है, अगर हमें सिर्फ ये देखा कि सबसेट है तो देर में पॉसिबिलिटी कि ये चीज़ हो रही होगी। ठीक है, अगर ये हमें नोटेशन देखने को मिलती है कहीं पर ये वाली, तो आप इस नोटेशन से कैसे डील करोगे एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो आपके सामने ये लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब है या तो ये प्रॉपर्ली कंटेन होगा इसके अंदर। प्रॉपर्ली मतलब कहने का ये है कि एक इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होंगे और एक एलिमेंट y में जरूर ऐसा होगा जो इसके अंदर नहीं होगा। ओके, दूसरा हो सकता है कि ये वाली बात आ रही हो कि ये दोनों चीज़ इक्वल हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ये नोटेशन लिखी है इसका मतलब ये है, ये कुछ ऐसा लिखा है। ठीक है, ये वाली बात है। और अगर ऐसा होता है तो इसे हम प्रॉपर सबसेट बोल देंगे इसका। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो हमारा इम्प्रॉपर सबसेट है। ओके,
तो ये हमारे प्रॉपर, और यहीं से हम इसी से हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर सबसेट क्या होगा, लिखवा ना हूँ, बस बोल दे रहा हूँ, लिख लेना। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि वो x के सारे एलिमेंट तो y में होंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ x इज इन y एंड देर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ y विच इज नॉट इन x। हमने देखा कि जो प्रॉपर सबसेट है और इम्प्रॉपर सबसेट है उसकी डेफिनेशन को आप नोट कर लेना जो मैंने बोली है। ओके, अब ये नोट देखो जो मैंने लिखा है, नो सेट कैन बी अ मेंबर ऑफ itself but it is always a subset of itself, that is if x is any set, x हमारा कोई भी सेट है, then x does not belongs to x, मतलब x हमारा खुद में बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज एलिमेंट्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं, सेट जो होता है वो एक दूसरे का सबसेट होता है। ठीक है, बट x सबसेट ऑफ x, या तो वो प्रॉपर्ली कंटेन होगा और इवन यहाँ पर तो इक्वेलिटी आएगी, ये वाली बात, बिकॉज x इक्वल्स टू x है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि सेट में, और सेट कि सेट कभी सेट से खुद से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पावर सेट। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, पावर सेट के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हमने सबसेट्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, प्रॉपर इम्प्रॉपर, ठीक है, फाइनाइट इनफाइनाइट। ठीक है, और ये वाली बात देख ली कि कोई भी सेट खुद से बिलोंग कभी नहीं करेगा, वो सबसेट हो जाएगा लेकिन बिलोंग नहीं करेगा। अब हम क्या करते हैं कि सभी किसी एक सेट को पकड़ते हैं और उस सेट के सभी सबसेट्स को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, और जब हम उसके सभी सबसेट्स को इकट्ठा कर लेंगे तो हम उससे कलेक्शन डिफाइन कर लेंगे, एक नया सेट बनाएंगे जिसका नाम है पावर सेट, जिसका नाम है पावर सेट। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ अ सेट। ठीक है, तो बेसिकली पावर सेट की डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पर क्या है ये देख लेते हैं। लेट S बी एनी सेट एंड, या फिर कहेंगे देन दी कलेक्शन ऑफ ऑल दी subsets of S, collection of all the subsets of S is called the power set, the power set of S. Okay, and इसकी भी रिप्रेजेंटेशन है, it is denoted by पावर ऑफ S। ठीक है, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है इसकी, जो S के सभी सबसेट्स को इकट्ठा करके रखेगा। ठीक है, मतलब S है, उसके सभी सबसेट्स को हमने इकट्ठा कर लिया, तो दैट विल रिप्रेजेंट बाय दी उस जो कलेक्शन का, पूरे कलेक्शन का जो, मतलब बेसिकली अगर मैं ये मान लूँ कि ये हमारा पूरा कलेक्शन था, इसके अंदर S के सारे सबसेट्स आ रहे हैं। ठीक है, जितने भी सबसेट्स हैं S के, जितने भी सबसेट्स पॉसिबल होंगे वो सारे ला दिए हमने इसमें अंदर, खुद S भी आएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं कहूँगा, ये जो बेसिकली ये पूरा सेट जो होगा ये बनेगा, जो फॉर्म होगा नया सेट, दैट विल बी ए पावर सेट ऑफ S। ओके, सो साथ में हम क्या काम करेंगे कि इसी की हेल्प से जब पावर सेट ऑफ S की हम कार्डिनैलिटी की बात करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे पावर सेट ऑफ S की। ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला आएगा। ठीक है, और वो फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे, ये फॉर्मूला आगे चल के जब हम रियल एनालिसिस पढ़ेंगे ना, तब उसमें बताऊँगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, अभी तो फिलहाल लिख लो कि इफ कार्डिनैलिटी ऑफ S इज n, ये नोटेशन है, कार्डिनैलिटी ऑफ S इज n, देन पावर सेट ऑफ S की जो कार्डिनैलिटी होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, 2 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इसके अंदर, पावर सेट ऑफ S के अंदर होंगे। ठीक है, इसी से एक बात समझ में आई कि यार अगर किसी सेट S की कार्डिनैलिटी 0 हो, मतलब ये भी बात बताएंगे कि क्या नाम उसका, किस सेट की कार्डिनैलिटी 0 होगी। अगर सपोज करो कि हमारा n जो है वो 0 है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट विल बी 0, दैट इज कार्डिनैलिटी ऑफ S 0 है। यानी कि ये चीज़ इम्प्लाई क्या करेगा कि S हैज़ नो एलिमेंट इन इट, इस S के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है।
तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो पावर सेट S होगा उसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी, 2⁻0 दैट इज़ 1। इसका मतलब पावर सेट ऑफ S के अंदर कम से कम एक एलिमेंट होगा, कम से कम नहीं मतलब एक एलिमेंट होगा अगर n हमारा 0 है। यानी कि अगर सेट S की कार्डिनैलिटी 0 है तब भी पावर सेट S हमारा नॉन एम्प्टी आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर n हमारा 1 हो देन इट इम्प्लाइज कार्डिनैलिटी ऑफ S इज़ 1 एंड दिस विल इम्प्लाइज पावर सेट ऑफ S की जो कार्डिनैलिटी होगी वो होगी 2⁻1 दैट इज़ 2। यानी कि 2 एलिमेंट आएंगे। अप टू सो ऑन ऐसे ही हम बाकी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, और एलिमेंट देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है, मैंने मान लिया कि S हमारा क्या है 1 2 और 3 बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। तो जो इसका पावर सेट ऑफ S अगर मैं बनाऊं तो मेरा क्या बनेगा यहाँ पर, एक तो ये सेट सिंगलटन बना जाएगा, सिंगलटन 2 आ जाएगा, सिंगलटन 3 आ जाएगा, 1 2 2 3 1 3, ये सेट S खुद आ जाएगा, एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गई, ठीक है। ये मैंने पूरे पे लगा दिया। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो जो पावर सेट ऑफ S है इसकी कार्डिनैलिटी कितनी आ रही है 2⁻3 दैट इज़ 8, ठीक है। और वही आई है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ S, और जो सभी सबसेट्स को कलेक्शन अगर इकट्ठा कर लिया तो उससे बन गया पावर सेट ऑफ S, ठीक है। ये हमारा पावर सेट ऑफ S है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आया है हमारे पास यहाँ पर, ये जो फॉर्मूलेशन आया है, ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे कि ये कैसे आया है, ठीक है, रियल एनालिसिस में, ठीक है, बताऊंगा कि क्या कैसे फॉर्मुलेट हुआ है, ठीक है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा ये जो सेट है ना, ये वाला जो सेट है इसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसका एक स्पेशल नाम है, ठीक है, इसको कहते हैं हम एम्प्टी सेट। क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, द सेट विदाउट एनी एलिमेंट, the set without any element is called empty set, null set या फिर void set, ठीक है। अलग अलग नाम है, अलग अलग उससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इट इज डिनोटेड बाय इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। ये भी एक सिंबल है बस उस एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये खाली सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। ये एम्प्टी सेट है हमारे पास यहाँ पे, ओके। ये जो एम्प्टी सेट है आप ये ऑब्जर्व करो कि क्या ये जो एम्प्टी सेट है ये तो हर किसी सेट के अंदर कंटेन हो रहा है, ठीक है। तो ये हर किसी का सबसेट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई सेट S है हमारे पास यहाँ पे, अगर हमारे पास कोई सेट S है, ठीक है, तो इस सेट के पास 2 सबसेट तो हमेशा ही आ गए, एक तो सेट S खुद और एक एम्प्टी सेट, ठीक है। अगर ये सेट नॉन एम्प्टी है तो उसके पास 2 सबसेट तो हमेशा होंगे, ठीक है। अगर ये सेट एम्प्टी है तो उसके पास एक सबसेट आ गया दैट विल बी ये खुद, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखना। ये हमारा हुआ टॉपिक कंप्लीट एम्प्टी सेट का। तो हमने अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है अपना, हमने सेट की डेफिनेशन देख ली, ठीक है। और उसके बाद हमने कुछ नोटेशन उसको जो सेट की डेफिनेशन थी उसका पोस्टमार्टम कर लिया पूरा अच्छी तरीके से। फिर हमने कुछ सिंबल्स जो हैं अडोप्ट किए, ठीक है, नोटेशन कुछ अडोप्ट करी सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर हमने कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट के बारे में बताया, उसके बेसिस पर हमने सेट को डिफरेंशिएट किया, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इन और प्रॉपर, इम्प्रॉपर। फिर सबसेट्स आए, सबसेट्स की हेल्प से हमने फिर डिफरेंशिएट किया सेट को अगेन प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट्स में, ठीक है। उसके बाद हम किस पे गए, पावर सेट पर गए, ठीक है। पावर सेट की डेफिनेशन लिखी हमने, पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का तरीका देखा। अगर सेट फाइनाइट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का तरीका देख लिया हमने।
देन उसके बाद हमने एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा कि एम्प्टी सेट हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, और एम्प्टी सेट हर किसी का सबसेट होगा, ये वाली बात हमने ऑब्जर्व कर ली, ठीक है। और एक और चीज़ ऑब्जर्व करी कि ये जो पावर सेट ऑफ एस है, अगर मैं किसी भी सेट का डिफाइन करता हूँ, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। तो आप एक बार नोट पढ़ लेना ये वाला, ठीक है, पढ़ लिया होगा आपने। तो पावर सेट ऑफ एस, द पावर सेट ऑफ एस ऑलवेज इंक्लूड फाई, दैट इज फी बोलते हैं इसे, एंड एस इटसेल्फ, हैंस द पावर सेट एस इज नेवर एम्प्टी फॉर एनी एस इवन इफ एस इज एम्प्टी। ये वाली बात हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि अगर एन की वैल्यू 0 हुई, ठीक है, यानी कि सेट एस के अंदर कोई एलिमेंट नहीं हुआ, तब भी हमारा पावर सेट ऑफ एस के अंदर एक एलिमेंट तो आ ही रहा है, खुद एम्प्टी सेट, ओके। लेकिन अगर एस के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट है या एक एलिमेंट है, तो फिर हमें पता है कि कार्डिनलिटी कितनी होने वाली है। तो वही चीज़ बस उन्होंने बोला है, वर्ड्स में लिख दी मैंने भाई, ठीक है। द कार्डिनलिटी ऑफ अ पावर सेट इज ऑलवेज सम पावर ऑफ 2, ये वाली बात हमने पीछे देखी है, ठीक है। इसी वजह से इसका नाम पावर सेट लिख दिया, ठीक है, इसी वजह से इसका नाम पावर सेट पड़ा है, ठीक है। पावर सेट ऐसा नहीं कि और किसी वजह से पड़ा है, सिर्फ पावर सेट किसी वजह से पड़ा है बिकॉज इसकी जो कार्डिनलिटी है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो आते हैं वो 2 की पावर में आते हैं, इसलिए हमने से बोल दिया। और एन जो है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर यूनियन 0 है, बिकॉज सेट एस की कार्डिनलिटी हो सकता है 0 हो, ठीक है। एक तो हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन हो सकता है कोई भी एलिमेंट ना उसके अंदर, ठीक है। बाकी फिर ये एक्सरसाइज हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन पावर सेट ऑफ 5, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये मैंने विच ऑफ द फॉलोइंग आगे से जब भी क्वेश्चन लिखूंगा तो विच ऑफ द फॉलोइंग को मैं इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है, टाइम बच जाएगा थोड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एम्प्टी, इनमें से बताना है कि कौन सा सेट एम्प्टी होगा, कौन सा सेट एम्प्टी नहीं होगा। और थर्ड क्वेश्चन है कि अगर एक सेट एक्स है, उसकी कार्डिनलिटी m है, दूसरा सेट y है, उसकी कार्डिनलिटी n है, देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट x, तो ये जो सेट x के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये 56 मोर देन दैट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट y, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ m और n हमें फाइंड करनी है, ठीक है। ये बताना, कमेंट में बताना कि इनके आंसर्स क्या क्या हैं, फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।